स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो जो है आपके साथ जो है डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए एज अ रिविजन की तरह जो है आते रहेगा। जैसे कि आज जो है आपको 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिल गया है, बहुत जल्दी जो है आपको बाकी जो 50 करंट अफेयर्स हैं वो भी, उसके भी वीडियो जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या कहा जा रहा है, देखो, मौलिक अधिकार बनाया गया था? 82वां, 83वां, 84वां या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है क्या किया गया था, एक नया आर्टिकल जो है जोड़ा गया था जिसका नाम है अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 21A। इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान जो है करेगा करके। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 21A में मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 51A है उसमें जो है मौलिक कर्तव्य में ये बात जो है लिखा गया है कि मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। मतलब ये मौलिक कर्तव्य में भी जुड़ा हुआ है, ये जो है आपका क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये दोनों बातों में ही जो है क्या है, ये 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात जो है कही गई है। लेकिन इसमें पूछा कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आर्टिकल 21 का में जो है ये बात जो है कही गई है कि 6 से 14 वर्ष को क्या किया जाएगा, निःशुल्क जो है शिक्षा जो है दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 को, 1950 तक हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। 51-52 में जो है पहले आम चुनाव भी हो गए थे। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, पहली जो बैठक है ये हुई थी आपकी 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 13 मई 1952 को जो है हुआ था। जबकि राज्यसभा का गठन अगर पूछेगा कि राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 3 अप्रैल 1952 को जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था। और पहली बैठक जो है 13 मई को जो है हुआ था। ठीक है, राज्यसभा के अगर हम लोग अधिकतम सदस्यों की बात करें तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 जो है हो सकते हैं। ठीक है, इस 250 में से भी जो 12 जो होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, नामित करते हैं। और बाकी जो 238 बचे इनका जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो है क्या होता है, इनका जो है चुनाव जो है होता है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र से किया जाता है, तो देखिए साहित्य हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, कला हो सकता है, समाज सेवा, इन सबों में जो ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को जो है क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को जो है नियुक्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर देखो 1952 आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? देखिए जो 74वां संविधान संशोधन 1992 था, जो कि आपका किससे संबंधित है, नगर पालिका अधिनियम से जो है क्या है, संबंधित है। इसी तरीके से जो 11वां था वो आपका पंचायती राज से संबंधित था। तो 12वां जो अनुसूची है ये आपका नगरीय निकाय से जो है क्या है, संबंधित है, जिसको जो है 1 जून 1993 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। 74वें संविधान संशोधन को लागू होने का डेट है 1 जून 1993 को जो है लागू किया गया था। तो इसमें जो है कुल 18 जो है क्या किए गई हैं, कार्य करने का अधिकार जो है शहरी स्थायी निकायों को जो है दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली सेवाएं प्रदान करना, ये सब अधिकार जो है उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। 12वीं अनुसूची में 18 जो है यहाँ पर कार्य करने के जो है उनको अधिकार जो है दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उस पर जो है उचित प्रतिबंध जो है कौन लगा सकता है?
राष्ट्रपति लगा सकता है, संसद लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद जो है क्या कर सकता है, आवश्यकता अनुसार जो है मौलिक कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों पर जो है क्या कर सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो देखो, भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है आपका संघ सूची का विषय, संवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का विषय इस तरीके से दिया गया था। और जो शक्तियां इसके अलावा जो बच गई, जिसको हम लोग रेसिड्यू पावर या अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ये उस समय किसको दिया गया था? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय थे उनको जो है क्या किया गया था, ये अधिकार जो है दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा 1935 का जो अधिनियम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है, क्योंकि इसी नियम के तहत जो है आज हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो है स्थापना जो है हुई थी। इसके अलावा जो यूपीएससी था उसका जो पुराना जो स्ट्रक्चर था, संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग FPSC, इसकी भी स्थापना जो है उसी समय जो है की गई थी। इसके अलावा हर राज्य में जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना जो है की गई थी। 1937 में ही जो है क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल को जो है जो बर्मा, वर्तमान में जो म्यांमार है, वो क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत से जो है अलग हुआ था। तो 1935 का अधिनियम अपने आप में जो है क्या है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? देखिए, हमारा जो संविधान जो सभा बना हुआ था उसमें जो है कुल 15 महिलाएं जो है क्या थी, सम्मिलित थी। उसमें से देखिए, दक्षिणायनी वेलायुद्धन ये थी, बेगम एजाज रसूल थी, लीला रॉय थी, लेकिन नेल्ली सेन गुप्ता जो थी ये उस 15 सदस्यों की समिति में से ये शामिल नहीं थी। तो 15 अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूं कौन थे। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकरेन, बेगम एजाज रसूल जो कि अभी देख लिया हमने, दक्षिणायनी ये जो हमने पढ़ लिया, वेलायुद्धन ये थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा जीवराज मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जो है महिला मंत्री भी बनी थी, रेणुका रे थी, सरोजनी नायडू थी, सुजेता कृपलानी थी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं जो है भारतीय संविधान सभा की सदस्यों में जो है शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? देखिए, बहुत फेमस है, मतलब अभी तक का भारतीय मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था कि सबसे बड़ी 13 लोगों की जो बेंच है वो बैठी हुई थी। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में जो है क्या हुआ था, 13 जजों की पीठ बैठी हुई थी और इसमें जो है 7-6 के बहुमत से ये पास किया गया था कि हाँ भाई, भारतीय संविधान में संशोधन जो है किया जा सकता है करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती केस में जो है कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो साइमन कमीशन जो है 1927 आसपास जो है क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था साइमन कमीशन को। ठीक है, तो इसके जो भी सुझाव थे इसको किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है साइमन कमीशन के जो सिफारिशें थी उनको जो है उसमें शामिल की गई थी। जैसे उनमें क्या क्या शामिल किया गया था, क्या क्या सिफारिशें थी, तो उसमें यह कहा गया था कि द्वैत शासन व्यवस्था को क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है, जिससे प्रांतों को या राज्यों को क्या मिलेगी, अधिक स्वायत्ता और शक्ति मिलेगी। ठीक है, इसके बाद प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की बात की गई थी कि आयोग में जो है क्या किया जाएगा, प्रांतों में जो राज्यों में है वहां पर सरकार स्थापित किया जाएगा। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई थी। सिंध को बंबई से बर्मा को अलग करने की बात की गई थी। राज्यपाल को विशेष आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने की बात, ये सारी बातें जो है कही गई थी। तो इसको भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है शामिल जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। गलत है। मौलिक अधिकारों का आवश्यकता पड़ने पर संसद जो है निलंबित कर सकती है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। गलत। संसद की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। गलत।
आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ये बात जो है क्या है, सही है। अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो आपातकाल के दौरान जो है उसको निलंबित जो है किया जा सकता है, कुछ आर्टिकल्स को छोड़कर। ठीक है, वो कुछ आर्टिकल्स कौन से, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार जो है आपके क्या हो सकते हैं, निलंबित जो है किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको जो है कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। हमारे देश में बहुत सारे जो विषय हैं उसको अलग अलग जो है देशों के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है, उसमें से जो है आपका डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से जो है मूलतः जो है लिया गया है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का जो है राज्यपाल बनना है तो उसको भारत का नागरिक जो है होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 45 वर्ष नहीं, उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है। मतलब इसमें जो योग्यता है उसे भारत का नागरिक जो है होना चाहिए, ये सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? जो ग्राम न्यायालय की जो स्थापना की जा रही थी पहले, उसकी जो है क्या उद्देश्य था? तो गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, बिल्कुल सही बात, इसीलिए जो उसको लाया जा रहा था या लाया गया था। ठीक है, पहला बात सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, यह भी बात सही है, दोनों बातें सही है। आगे बढ़ते हैं। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, गरीबों को जो न्याय मिले उनके घरों पर मिल जाए, इसकी बात भी जो है कही गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसके सही जो है हो जाएंगे ग्राम न्यायालय से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो हमारे भारत में वर्तमान में जो है अभी 25 जो है क्या है, उच्च न्यायालय हैं। और इसमें जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये आपका कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है आता है, मतलब इसके एरिया के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? मतलब हमारा संविधान में यह बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, खुद का वकील या कोई जो है हायर नहीं कर सकता, कानूनी मदद जो है नहीं ले सकता, तो इसमें यह कहा गया है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो क्या करेगा, इनको जो है क्या करेगा, कानूनी सहायता जो है प्रदान करेगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 39A में जो है कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता जो है, मुफ्त उनके लिए वकील या जो भी चीज उनको कानूनी सहायता चाहिए वो उनको क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 40 है ये आपका पंचायती राज की बात जो है करता है। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 38 है ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित करने की बात जो है कहता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 39 है, अनुच्छेद 19 जो है वो क्या करता है, समान काम के लिए जो है समान वेतन जो है इसकी बात जो है करता है। तो यहाँ पर हमने सारे आर्टिकल को जो है डिस्कस जो है कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं? कौन सा अनिवार्य प्रावधान है? देखिए, किसी गांव या ग्रामों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन करना, बिल्कुल सही, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी आश्रित ग्राम हैं, हर ग्राम में जो है आपको ग्राम सभा जो है क्या करना है, आयोजित करना है। ये बात जो है क्या है, सही है। अगला है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये बात भी क्या है, सही है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये गलत है। पंचायत को, ग्राम पंचायत को शक्तियां दी गई हैं, ग्राम सभा को उतनी ज्यादा शक्तियां और कार्य जो है नहीं दिए गए हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ही क्या होंगे, दोनों जो है सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, परिसीमन आयोग जो है अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी जो है 2019 में
जब से केंद्र सरकार ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को जो है एक राज्य से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया है, उसके बाद से 2024 के सितंबर अक्टूबर में जो है वहां पर क्या होने वाले हैं, पहली बार जो है वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले जो है वहां पर परिसीमन आयोग जो है गया था और वहां पर परिसीमन जो है किया गया था। तो इसीलिए परिसीमन आयोग जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो है भारत के संविधान का जो आर्टिकल 82 है वो परिसीमन आयोग की बात जो है करता है। बेसिकली परिसीमन आयोग क्या होता है कि हर जनगणना के बाद, जैसे हर 10 साल में रेगुलर जनगणना होता है, लेकिन अभी 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है कोविड के कारण या किसी भी चीज के कारण से। तो अभी क्या हुआ है, प्रत्येक जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन आयोग जो है गठित किया जाता है, जो ये देखता है कि लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटों में कुछ परिवर्तन करना है क्या, कहीं पर के सीट को रिजर्व करना है, कहीं पर के सीट को जनरल करना है। इस तरीके का सारा काम जो करता है वो कौन करता है, आपका परिसीमन आयोग जो है करता है। और परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है, आप उसको किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती जो है आप उसको नहीं दे सकते, उनका बात जो है अंतिम होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब यह हो जाएगा कि वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती जो है उनको जो है नहीं दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का निर्णय 2004 में जो है लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? पहला है तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा मलयालम। तो ये चारों की चारों भाषाएं जो है आपके क्या हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसके अलावा जो है 2 भाषाएं और है हमारे भारत में, जो है टोटल 6 भाषाएं हैं, जिसमें आपका तमिल हो गया, उसके बाद एक छूट गया है यहाँ पर देखो तेलुगु। सो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया और एक और हो गया आपका ओडिया। ये 6 जो है आपके क्या हैं, 6 जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है इन्हें दिया गया है, जिसको भारत सरकार ने 2004 को इसकी जो है घोषणा जो है की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? तो जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा कि लोकसभा का जब सत्र चलता है तो वहां पर पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारी जानकारी मांगते हैं। तो ये जो वाद विवाद जो होता है किस भाषा में छपता है? तो आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है ये छपता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? देखिए आ गया प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, जो कि दो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में जो है ये जो है 2 पीरियड तक जो है स्वास्थ्य मंत्री थी। एक तो आपका 1952 से लेकर 57 तक, उसके बाद 1957 से लेकर जो है 1962 तक ये जो है भारत की जो है पहली जो है क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री जो है थी राजकुमारी अमृत कौर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो जो पहली जो स्वतंत्र कैबिनेट बनी थी उसमें जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के पास जो है क्या था, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो इनके पास था। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे और इनके पास जो है गृह विभाग था। ठीक है, और जो रियासत था, रियासत वाला विभाग भी इनके पास था। ठीक है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे उस समय। ठीक है, उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर तो हमने देख लिया, एकमात्र महिला मंत्री थी जो कि हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम की थी। सरदार पटेल के पास जो गृह विभाग था, सूचना और प्रसारण विभाग था, सूचना और प्रसारण विभाग था, राज्यों के उत्तरदायी थी। जो जॉन मथाई थे उनके पास जो रेल एवं परिवहन मंत्री था। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम जो है क्या थे, ये जो है श्रम मंत्री थे। तो ये आपके क्या है, पहला कैबिनेट से जो है क्या है संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर जो है मिल गया। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारा राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, अलग अलग पदों के लिए आपने योग्यताएं और अर्हताएं पढ़ी होगी, तो उसमें आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वो लाभ का पद का परिभाषा क्या है, किसको हम लोग लाभ का पद बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, इसका डिसीजन जो है कौन लेता है, संसद जो है लेता है कि किसको हम लोग लाभ क्या बोलते हैं, लाभ का पद बोलेंगे और किसको जो है हम लोग लाभ का पद जो है नहीं बोलेंगे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए
अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के इतिहास में जो है अभी सिर्फ और दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि निर्विरोध क्या हुए हैं, राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। एक तो आपके पहले चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेके क्या बोलते हैं दो बार के 1952 से लेके संतावन से लेके यहाँ तक के लिए 2 बार राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो है नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ये क्या थे, निर्विरोध जो है चुने गए थे। तो 2 ही व्यक्ति अभी तक जो है निर्विरोध राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में हिंदी का सही नाम कौन सा है? मतलब हिंदी जो है क्या राष्ट्रीय भाषा है, राज्यों और केंद्रों के बीच संचार की भाषा है, भारत संघ की अधिकारी भाषा है, भारत की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है? तो इसका सही जवाब है भारत संघ की क्या है, ये जो है ये एक आधिकारिक भाषा है। हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है उसमें यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो भारत की क्या होगी, अधिकारी भाषा होगी। उसमें यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी का भी उपयोग जो है आप कर सकते हैं करके। तो 343 आपका जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा से जो है संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सत्तारूढ़ दल के लिए लागू आचार संहिता के अनुसार मंत्री एवं अन्य प्राधिकारी कब से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान स्वीकृत नहीं करेंगे? मतलब जैसे अभी भारत में मान लो चुनाव होने वाला है, तो अभी जो है सत्ता में कौन है, बीजेपी। तो जब जो है निर्वाचन आयोग जो है क्या करता है, आचार संहिता लगा देता है, ठीक है। तो आचार संहिता लगाने के बाद जो है उस विभाग मतलब बीजेपी के जो भी मंत्री होंगे या जो भी अलग अलग विभाग के जो भी अधिकारी होंगे, वो क्या करेंगे, अपने जो विवेक से जो होने वाले अनुदान की जो मांगे हैं उनको स्वीकृत नहीं कर पाएंगे। वो कब से ऐसा नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है जब आपका क्या होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा जो है क्या किया जाता है, चुनाव की घोषणा की जाती है, उसी समय से जो है वो स्वविवेक से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का भुगतान या उसके जो है घोषणा जो है या वो जो है क्या कर सकते हैं, उसको लागू जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देश में सबसे बड़ा है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इलाहाबाद और कलकत्ता। तो इसका सही जवाब है कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्राधिकार है ये आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। ठीक है, जो कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या कौन कौन से जो है, देखिए इसको जो स्थापना कब हुआ था, 1 मार्च 1948 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा जो है क्या किया गया था, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें आपका पूरा जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य के जो है क्या होते हैं, आते हैं इसके अंतर्गत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा के क्या होते हैं, आपके निर्वाचित सदस्य जो उसमें भाग लेते हैं। चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस समय जो राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं ना, जो कि उनके चुनाव में भाग ले रहती हैं, वो महाभियोग की प्रक्रिया में जो है भाग नहीं ले पाती हैं। तो राज्य विधानसभा इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निकायों पर विचार करें। देखिए यहां पर 1 2 3 4 छूट गया है। तो पहला है हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और तीसरा है हमारा पशु कल्याण बोर्ड। इसमें से कौन से वैधानिक निकाय हैं? तो इसका आंसर है तीनों के तीनों जो है आपके क्या है, वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, इसमें से जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है या प्राधिकरण है, ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत जो है आता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? इसकी स्थापना 2002-3 के आसपास जो है किया गया था। तो 2002 या 3 आप लिख लीजिए, 2003 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है ये भी है, जो कि भारत सरकार को पशु कल्याण कानूनों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है ये भी आपका वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें जो है आपको पूछा गया है
कौन कौन सी बातें जो है क्या है सही है। जैसे पहला आपको बोला जा रहा है मूल संविधान, अच्छा नहीं, कुछ प्रश्न कुछ और है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सॉरी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला है देखो, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि ढांचागत हिस्सा जो है या आपका बेसिकली बहुत सारा हिस्सा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है। पहला बात सही है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी, ये गलत है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। तो आपको मिल गया कौन सा असत्य है पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है मूल संविधान में 10 के जगह कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। जो 9वीं अनुसूची थी वो आपका जो है 1991 में संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। जो 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायती राज से आपको 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जो है जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में 8 थी, बाद में अलग अलग समय पर संशोधन करके जो है 4 और जो है जोड़ी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि आर्टिकल 20 और 21 को जो है क्या किया जा सकता है, इमरजेंसी के समय भी जो है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? अगर आपको भारत में नागरिकता लेनी है तो आप जन्म से ले सकते हैं। अगर आपके वंशज यहाँ रहे हैं तो उसके आधार पर भी ले सकते हैं। अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता है तो वहां पर रहने वाले सारे लोग भी क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसलिए इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? किस क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति दोनों बराबर हैं? तो जो भी संविधान संशोधन करने के जो विषय होते हैं उसमें दोनों सदनों से जो है बराबर उनके पास अधिकार जो है होता है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का स्पेशल पावर जो है राज्यसभा के पास जो है होता है। कटौती प्रस्ताव वगैरह ये सब जो है लोकसभा के जो है हाईलाइटेड पावर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया है यहां पर, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि वो फ्री है कि जहां उसको सही लगे वहां पर संसद का सत्र जो है कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। एक है आपका बजट सत्र, एक है आपका शीतकालीन सत्र और एक आपका मानसून सत्र। किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीनों को जो है सामान्यतः जो है क्या किया जाता है, तीनों को चलाया जाता है। इसलिए दूसरा बात आपका गलत हो जाएगा। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। बिल्कुल सही है। संसद जो 2 दिन भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, जितना काम होगा उतना चलेगा। तो पहला स्टेटमेंट और आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। बाकी दूसरा क्या है, गलत है। तो 1 और 3 जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? देखिए ये पर्सनल, आप अपनी मैरिज करने का आपको अधिकार दिया गया है, आपको बिजली पाने का अधिकार है, आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, आपको चलने का अधिकार, यह सारा अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21 में जो है दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें आर्टिकल 21 में जो है कही गई है। सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप कोई डिस्टर्ब कर रहा है इसका मतलब आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया है, देखो वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल सही है। साल का जो पहला सत्र होता है उसमें राज्यपाल का भाषण होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जब किसी विशेष विषय पर राज्य विधानसभा के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है। मतलब राज्य विधानसभा में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जिसके बारे में जो है राज्य विधानमंडल में कोई नियम नहीं है, तो उस समय जो लोकसभा का जो नियम रहेगा ना उसको क्या किया जाता है, वहां पर
फॉलो किया जाता है। तो ये आपका दोनों बातें क्या हो जाएंगी, इसकी सही जो है हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उनके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। मतलब इसकी सिफारिश जो है किसने की थी, तो सरकारिया आयोग जो कि 1983 को बनाया गया था, इसने सिफारिश की थी कि जो भी राज्यपाल है वो राज्य के बाहर के होने चाहिए, राजनीति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय जो है मुख्यमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। ये सारी बातें सरकारिया आयोग की जो है कही गई बातें हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है क्या करना है, हम लोगों को फिर से विचार करना है। चलिए अब यहां पर 1 और 2 छूट गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये है, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका ये दूसरा है, ये वाला जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। चलिए जब पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, पहली लोकसभा में जो सबसे ज्यादा जो वोट मिला था किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। लेकिन विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी थी ना, वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, सीपीआई थी उस समय, ठीक है। सीपीआई मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसके जो है 16 वहां पर क्या थे, सांसद थे। तो यहां पर स्वतंत्र पार्टी गलत हो जाएगा, सीपीआई जो है क्या था, विपक्ष की पार्टी थी। दूसरा है देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। जो विपक्ष का नेता कहा जाता है ना, उसको जो है मान्यता 1969 में जो है दी गई थी, सही बात है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती, है गलत है। 10% सीट होना चाहिए। तो लोकसभा में कितने हैं, 545। तो यहां पर लगभग जो है अगर किसी पार्टी के पास कम से कम 55 सांसद हैं तो उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा जो है दिया जा सकता है। तो 75 नहीं होगा, यहां पर 55 होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बस सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है आपके गलत हैं। पहला क्यों गलत है, क्योंकि पहला जो है आपका जो है सीपीआई था, वहां पर विपक्षी पार्टी। और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, 55 सदस्य होने चाहिए, 75 नहीं। तो केवल 2 जो है आपका क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है देखिए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, हर एमएलए का जो मूल्य है वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि एक एमएलए का वोट का जो मूल्य होता है, एक एमएलए का मूल्य का वोट कितना होता है, उस राज्य की जो भी जनसंख्या है अपान वहां पर विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यह होता है सूत्र। तो हर राज्य की जनसंख्या और हर राज्य के जो है क्या बोलते हैं, विधायकों की संख्या अलग है। जैसे यूपी में जो है 450 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, आपका मध्य प्रदेश में जो है आपका 300 के आसपास है। तो हर एमएलए का वोट जो होता है राज्य के हिसाब से अलग अलग जो है होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, यह आपका स्टेटमेंट गलत है। दोनों जगह के, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, हर एक एमपी का वोट का जो कीमत होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो एक जैसा होता है, बराबर होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां पर जो है देखिए ये सी हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहां पर केवल और केवल आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। रोज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों के जो है वोट की कीमत बराबर होती है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना पद रिक्त कर देगा या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको आपको अध्यक्ष पद से भी क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तुरंत वो रिक्त नहीं करेगा, ठीक है, वो बना रहेगा। तो इसीलिए आपका केवल केवल एक जो है क्या है, सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहां पर हमारे पास है, देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल होने का एक फायदा यह है
किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और वेतन भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी बातें सही है। तो दोनों के दोनों बातें राज्यपाल से क्या है संबंधित, तो दोनों सही है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, मतलब आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति का शासन किसी राज्य में लगता है तो क्या क्या चीजें होती हैं ये कहा जा रहा है। उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती, भंग तो नहीं होती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के क्षेत्र में आ जाती हैं। बिल्कुल सही है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां के विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो संसद के पास जो है क्या होती हैं, चली जाती। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, गलत है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे भाई, संसद बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यहां पर देखिए, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है या जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामदर्शित है। यह गलत है। हम लोग जो है गैर सरकारी विधेयक उसको बोलते हैं जो मंत्रियों के अलावा संसद का कोई भी सदस्य पेश करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैर सरकारी विधेयक जो है कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। यह भी गलत है। अब तक जो है भारत में जो है क्या किया गया है, 14 जो है क्या हुए हैं, गैर सरकारी जो है विधेयक जो है पारित हो चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले 1952 में सैयद मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा जो है पेश किया गया था पहला गैर सरकारी विधेयक, जो कि मुस्लिम वक्फ से जो है क्या था, संबंधित था, और यह पारित किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में जो है रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, तो ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब जो भारतीय जो संविधान सभा जो बनाई गई थी उनका जो मेन जो मकसद था वो हमको किस पे झलकता है, संविधान के किस भाग पे झलकता है। तो संविधान का जो उद्देश्य है या प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, व्यक्ति, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, ये सारी बातें जो है आपका संविधान के प्रस्तावना में जो है क्या होता है, परिलक्षित जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर से निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए विचार करने के लिए बहुत सारे प्रश्न है। पहला है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ये सरासर गलत है। ये जो है लोकसभा या राज्यसभा या राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा और राज्य के जो विधानसभाएं जो होती है ना, उसके निर्वाचन के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कैंडिडेट को कम से कम 50% लाना पड़ेगा। कोई भी आदमी क्या कर सकता है, 1% वोट लाकर या 2% वोट लाकर भी जो है जीत सकता है। लोकसभा और राज्यसभा वाले सिस्टम में किससे चलता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, इससे जो है चलता है। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला, जैसे मान लो एक विधानसभा है और वहां पर 100 वोट हैं, ठीक है, और 100 वोट के लिए जो है क्या है, यहाँ पर जो है कितने व्यक्ति खड़े हैं, मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर 50 व्यक्ति खड़े हैं। 100 टोटल जो है वहां पर क्या है, वोट देने वाले हैं और 50 लोग कैंडिडेट हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें से जो है 48 लोगों को जो है कितना वोट, या 49 लोगों को कितना वोट मिलता है, 49 लोगों को जो है 98 वोट मिलता है टोटल। तो और एक व्यक्ति को 2 वोट मिल जाता है। तो जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगा, भले वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, वो जो बाकी लोगों से ज्यादा वोट लेकर आएगा वो क्या कहलाता है, उस जगह का जो है निर्वाचित जो है जीत रहा है, उस सभा का आपका सदस्य जो है चुना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। देखिए शुरुआत में क्या था कि 10वीं लोकसभा से पहले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो पोस्ट है वो सत्ताधारी दल के लोगों को जो है क्या होता था, जाता था। लेकिन 10वीं के बाद जो है क्या किया गया, ये कहा गया कि ऐसा नहीं है,
आम सहमति यह बनी कि सत्ताधारी पक्ष का जो नेता होगा वो अध्यक्ष जो होगा वो सत्ताधारी से होगा, और उपाध्यक्ष जो होगा वो आपका क्या होगा, विपक्ष से जो है क्या होगा, संबंधित होगा। तो इसीलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए यहां पर ना तो एक सही होगा ना तो बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? आपको वोट देना है और जो कैंडिडेट खड़ा है उसका कौन सा अधिकार के तहत वो खड़े हैं, तो इसका आंसर है संवैधानिक अधिकार है उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए, करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, गलत बात है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो आपका क्या है, 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयोग और बाकी जो 2 होते हैं वो अन्य जो है चुनाव आयुक्त जो है होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, सही है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है, यह भी जो है आपका सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो आपका जो है भारत के शोषण के विरुद्ध में जो है 2 बातें कही गई है। एक तो बंधुआ मजदूरी और कारखानों और खदानों के बच्चों को जो है क्या करना है, नियोजन करने का निषेध जो है कहा गया है। तो यहाँ पर 1 और 4 क्या है आपका सही है, बाकी जो है आपका गलत। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, चलिए इसका आंसर आप पढ़ के आराम से दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत उठाइए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूं मैं। पहला स्टेटमेंट आपको यहां पर दिया, विद रीजन बताइएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, क्यों? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें स्थान पर व्यवगत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता। कौन सा सही है ये आप ढूंढ के थोड़ा सा बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जो है मैं दे रहा हूं। चलिए 49वां क्वेश्चन है, देखिए आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। गलत, राज्यपाल द्वारा नहीं, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। गलत, उसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं, 5 साल है, 10 साल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार कर सकता है, संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं। बिल्कुल सही बात है, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास शक्तियां बिल्कुल नहीं है। वो ना बस सिफारिश कर सकती है, अस्वीकार और संशोधित नहीं कर सकती। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये बात जो है क्या है, सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, यह गलत है। बजट पर जो होती है, जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, आर्टिकल 112, इस पर चर्चा हो सकती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपके सही हैं, बाकी जो स्टेटमेंट आपका क्या है, तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पॉलिटी के 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को और बेहतरीन जो है कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।